आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से भारत की मिट्टी को लेकर कि भारत में किस-किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उसका वितरण किस-किस भाग में है तथा वह मिट्टी जो है किस-किस फसल के लिए उपयोगी बोले तो उपजाऊ है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जान लेते हैं मृदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। चलिए, ये मृदा जो है, देखिए ये मृदा शब्द सबसे पहले जान लेते हैं मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ कैसे हुई है। एक्चुअली ये इस मृदा शब्द जो है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। मृदा शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन भाषा का ही एक शब्द है सेलम, ठीक। और इस सेलम का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श, फ्लोर या फर्श होता है। और इसी सेलम से जो है मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए ये तो हो गया हमारा कि मृदा शब्द कहाँ से आया है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है सेलम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर, अर्थात जिस पर हम लोग चलते हैं। यदि हम लोग मृदा के परिभाषा की बात करें, देखिए पृथ्वी के धरातल का जो सबसे ऊपरी परत होता है जो पौधों के में वृद्धि के लिए, जो पौधों की वृद्धि के लिए खनिज तत्व प्रदान करती है, उसी को हम लोग मृदा के नाम से जानते हैं। देखिए यदि हम लोग वास्तव में जाना कि मृदा जो है तुरंत निर्माण नहीं होता, एक्चुअली मृदा के निर्माण में जो है हजारों वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? हजारों वर्ष लगते हैं, या फिर यह एक प्रक्रिया, एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा जो है मृदा का निर्माण होता है। और इस मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग मृदा जनन कहते हैं या फिर पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? पेडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यदि वास्तव में मृदा को देखें, यदि वास्तव में मृदा को देखें तो वह जो है धरातल पर 3 परतों में पाई जाती है। कितने परतों में? 3 परतों में। जो सबसे ऊपरी परत होती है, एक ऊपरी परत जिसे हम लोग एक परत ए के नाम से हम कर सकते हैं, एक होती है मध्यम परत जिसे हम लोग बी परत के नाम से जानते हैं, एक होती है सबसे निचली परत होती है जिसे हम लोग सी परत के नाम से जानते हैं। यह जो सबसे ऊपरी परत होती है इसी में जो है कई तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के निर्माण में सहायक होते हैं। जो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है वह मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है, ठीक है। और यह जो सबसे निचली परत है यह मिट्टी निर्माण के या मृदा निर्माण की सबसे पहली अवस्था होती है। मिट्टी निर्माण की सबसे पहली अवस्था होती है। और देखिए परत का जो ये अवस्था होती है, अर्थात यूँ कहें यह जो सबसे ऊपरी परत होती है यह सबसे कठोर मिट्टी होती है, इसकी अपेक्षा यह हल्का सा गीली होती है। कैसा होता है? गीला होता है। और यह सबसे गीली होती है, सबसे निचला परत जो है सबसे गीला होता है। क्या होता है? सबसे गीला होता है। यह जो हो गया कठोर हो गया, फिर गीला, इसके अपेक्षा ये गीला हो गया। तो यह जो एक अवस्था हो गया, ये मिट्टी का जो ये अवस्था हो गया, परत की जो ये अवस्था हो गया, इसी को हम लोग मृदा परिच्छेदिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मृदा परिच्छेदिका के नाम से जानते हैं। और देखिए इस मृदा का जो सबसे निचली परत हो गया परत सी, इस परत के नीचे जो है एक चट्टान पाई जाती है जिसे हम लोग आधारित चट्टान के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जो है यह चट्टान जो है मृदा के निर्माण की अवस्था से अप्रभावित होती है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उससे यह चट्टान जो है अप्रभावित होती है, ठीक है। इसके बाद जो है परत सबसे निचली परत होती है, फिर मध्यम परत होती है, सबसे ऊपरी परत होती है। ये हमारे धरातल के नीचे की का ये सब प्रोसेस है कि हाँ मृदा जो है किस प्रकार से पाई जाती है। यदि हम लोग एक और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें कि हाँ कि किस प्रकार की मिट्टी में कृषि की जा सकती है या फिर किस प्रकार की मिट्टी में नहीं की जा सकती है। देखिए यदि मिट्टी का पीएच मान लिया जाए, मिट्टी का यदि पीएच स्केल पे मान लिया जाए, जिस मिट्टी का पीएच स्केल मान 6 से 7 होगा, यह जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। अर्थात हम या फिर कह सकते हैं जिस मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता अधिक होती है वह मिट्टी जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। क्या होती है? अनुपयुक्त होती है। हालांकि जो मृदा अम्लीयता या क्षारीयता अधिक होती है, जिस मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता अधिक होती है उसे जो है उस मिट्टी में चूना मिलाकर हम उसे उपजाऊ बना सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा मृदा से संबंधित कुछ बेसिक बातें। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत की मिट्टी को लेकर। देखिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं भारत का एक मानचित्र। देखिए शुरू करते हैं मानचित्र बनाना।
सॉरी, ठीक। ये देखिए, ये है हमारा भारत देश, ये है हमारा देश भारत। ठीक है, चलिए देखिए यदि हम लोग भारत की मृदा की बात करें तो देखिए, भारत को यदि भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ें, भारत के यदि भौतिक स्वरूप देखें तो उत्तर में हो जाएगा हमारा पर्वत पर, इस बीच में हो जाएगा हमारा मैदानी, और इधर हो जाएगा हमारा पठारी भाग। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं भारत में कई तरह के उच्चावच मिलते हैं। बाकी में भारत की यदि वनस्पति की बात करें तो भारत में कई तरह की वनस्पति पाई जाती है तथा हर जगह जो है अलग अलग जलवायु पाए जाते हैं। इस कारण से जो है भारत में जो है विभिन्न भागों में कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान में जो हम वर्गीकरण पढ़ते हैं भारत का, वो सब दिन से वही पढ़ते हैं। एक्चुअली प्राचीन समय की बात है कि प्राचीन समय में जो है भारत की मृदा को 2 भागों में बांटा जाता था। प्राचीन समय में भारत की मृदा को 2 भागों में बांटा जाता था। एक उर्वर मृदा अर्थात उपजाऊ मृदा के रूप में जो भूमि उपजाऊ होती थी, उपजाऊ मृदा जिसे हम लोग उर्वर मृदा के नाम से जानते थे। एक होती थी ऊसर मृदा जो अनुपजाऊ मृदा होती थी, अनुपजाऊ मृदा होती थी। और इसके बाद समय बीतते गया, पहली बार जो भारत का मृदा को वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया गया था वो 1893 में वोयलकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? और इन्होंने जो भारत के मृदा का पहली बार जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था उसके आधार पर इन्होंने भारत की मृदा को 4 भागों में बांटा था। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल मृदा और चौथा लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा। ये हो गया हमारा वैज्ञानिक आधार पर वोयलकर महोदय के द्वारा बांटा गया था। पहली बार कब बांटा गया था? 1893 में बांटा गया था। और फिर बात है 1963 की। बात कब की है? 1963 की है। बात 1963 की है। भारत की एक संस्था है, भारत की कृषि अनुसंधान संस्था। कौन सा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस संस्था के द्वारा भारत का एक मानचित्र प्रस्तुत किया गया जिसमें भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 8 भागों में विभाजित किया गया था। तो कौन कौन सा? देखिए, एक हो जाएगा जलोढ़ मृदा, एक हो जाएगी लाल मृदा, एक हो जाएगी काली मृदा, एक हो जाएगी लेटेराइट मृदा, एक हो जाएगी पर्वतीय मृदा, एक हो जाती वन मृदा और एक हो जाता मरुस्थलीय मृदा। ये कुल 8 मृदा में जो है ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो है भारतीय मृदा को 8 भागों में विभाजित किया गया था। हम लोग इस वीडियो में मुख्य रूप से इस 4 मिट्टी को लेकर चर्चा करेंगे। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा को लेकर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मृदा को लेकर देखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मृदा। इस मृदा का अन्य नाम है कांप मृदा, या फिर इसी को हम लोग कछारी मृदा के नाम से जानते हैं। किस मृदा के नाम से जानते हैं? कछारी मृदा के नाम से। देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है जलोढ़, जल को ओढ़ना। क्या हो जाएगा? जल को ओढ़ना। अर्थात यूँ कह सकते हैं
भारत का वैसा मैक्सिमम क्षेत्र जिस क्षेत्र में प्रत्येक साल बाढ़ आती है उसी क्षेत्र में ये मृदा एक्चुअली पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। या फिर यूँ कह सकते हैं कि भारत का वैसा क्षेत्र जहाँ नदी घाटियाँ पाई जाती है उसी क्षेत्र में जो है ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो किस किस क्षेत्र में पाई जाती है हम लोग इस मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ से जो बहती है ये तो हमारा हो गया उत्तर हो जाएगा पर्वतीय। इस क्षेत्र में देखिए भारत का ये क्षेत्र देखिए सतलुज और गंगा का मैदान ये हो जाएगा, इसे करके देखिए ये क्षेत्र, फिर ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो जाएगा और ये असम घाटी का जो क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इस जलोढ़ मृदा को हम लोग यदि मैपिंग के थ्रू ही देख लेते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा किसी तरह से इंडिकेट कर देते हैं। ये काटा हुआ जो क्षेत्र हम लोग आप लोग को दिखा रहे हैं ये हो जाएगा हमारा जलोढ़ मृदा। और गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप को छोड़ दिया जाए तो ये देखिए हमारा ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो जाएगा। असम घाटी में भी ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए इस जलोढ़ मृदा की यदि बात करें तो क्या भारत का सबसे प्रमुख मृदा हो जाएगी। भारत का सबसे प्रमुख मृदा कौन सी हो जाएगी, जलोढ़ मृदा। यदि हम इसके भारत के पूरे क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है तो यह लगभग जो है 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ उत्तरी मैदान में ही पाया जाता है। ये देखिए यदि हम लोग यहाँ बात करें आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय भाग की बात करें तो इस क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, फिर कृष्णा नदी तथा कावेरी का ये जो हो गया जिस क्षेत्र में तटीय भाग हो जाएगा ये इस क्षेत्र में जहाँ पर डेल्टाई भाग हो जाएगा उसी क्षेत्र में पाया जाता है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब हम लोग यदि इसके आगे की बात करें तो देखिए इस मृदा में जो है किसकी अधिकता होती है, इसमें जो है पोटास और चूना की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, पोटास तथा चूना की अधिकता होती है। तथा यदि इसमें कमी की बात करें तो नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस जो है यह ह्यूमस किसे कहते हैं तो ह्यूमस हुआ जीवों का अंश, किसी भी जीव का जहाँ पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो उसी का अंश यदि मिट्टी में मिली तो उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो ये हो गया। देखिए पोटास और चूना की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। यदि हम लोग स्टेट वाइज इसके वितरण की बात करें देखिए यहाँ पर यदि शुरू करते हैं ये हो गया हमारा बिहार का क्षेत्र हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो जाएगा, फिर यूपी हो जाएगा, फिर हरियाणा हो जाएगा, फिर पंजाब हो जाएगा, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ भाग हो जाएगा और गुजरात में भी ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब यदि हम बात कर लें कि इस मिट्टी का रंग कैसा होता है तो इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। किसी रंग का होता है, भूरे रंग की होती है इस मिट्टी का रंग। और इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उपजाई जाती है। इस देखिए ये जो है जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र होता है तो कहीं न कहीं यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी होती है, धान हो जाएगा, फिर गेहूं हो जाएगा, फिर मक्का हो जाएगा, कुछ साग सब्जियाँ जो है मुख्य रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती है। यदि हम लोग जलोढ़ मृदा के प्रकार की बात करें तो जलोढ़ मृदा जो है दो भागों में इसे बांटा जा सकता है। एक हो जाएगा बांगर, एक हो जाएगा खादर। यह खादर जो होती है यह इसे नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो इस बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब देखिए यह खादर जो हो गया वैसा मृदा जिस क्षेत्र में प्रत्येक साल बाढ़ आती है। और ये बांगर जो हो जाएगा ये बाढ़ से अप्रभावित रहता है, मतलब इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आते हैं। तो ये हो गया हमारा जलोढ़ मृदा। अब हम लोग बात करते हैं काली मृदा को लेकर। इस काली मृदा का अन्य नाम की बात करें तो इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं तथा इसी को हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। कपासी मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मृदा में जो है मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। ये अलग बात है कि कपास के साथ साथ यहाँ गन्ना तथा मूंगफली की भी खेती मुख्य रूप से की जाती है। इस यदि काली मृदा की बात करें तो यह भारत की तीसरी सबसे प्रमुख मृदा हो जाएगी। भारत की सबसे तीसरी प्रमुख मृदा हो जाएगी। तो इसके कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है तो लगभग 5 लाख
किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल यह भारत में फैला हुआ है। देखिए हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं काली मृदा को। देखिए ये जो हमारा दक्कन का जो ट्रेप हो जाएगा मुख्य रूप से इसी भाग में जो है हम लोग काली मृदा, ये जो हमारा रेड कलर से जो दिखाया गया क्षेत्र है ये हमारा हो जाएगा काली मृदा। ये हो गया हमारा काली मृदा के क्षेत्र। यदि हम लोग स्टेट वाइज इसका वितरण देखें, देखिए ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा राजस्थान का कुछ भाग हो जाएगा इसमें, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक का कुछ भाग हो जाएगा, फिर हो जाएगा इसमें कौन सा तेलंगाना का भाग हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी भाग हो जाएगा उसमें ये विस्तृत है काली मृदा। और काली मृदा जो है मुख्य रूप से दक्कन के पठार पर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रेप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रेप के नाम से जानते हैं। अब काली मृदा इसे कहते हैं, तो इसका रंग किसके कारण कितना कैसा है, तो काला है इसका रंग हो जाएगा, रंग इसका कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। और देखिए इस मिट्टी में, इस काली मृदा में जो है जल अवशोषण की क्षमता सबसे अधिक होती है। अधिक जल के कारण ये मिट्टी बहुत अधिक क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। लेकिन जैसे ही सूखती है यह बहुत अधिक टाइट हो जाती है, अर्थात इसमें कहें तो दरारें पड़ जाती है इस मिट्टी में। इस प्रोसेस मतलब सब अधिक जल होने के कारण ये गीली हो जाती, गीला पूरा ढीला हो जाता है, और जैसे ही सूखता है तो पूरा एकदम फट से जाती है। इसीलिए इसे स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और देखिए हम तो पहले बता चुके हैं कि यह काली मृदा जो है कपास के लिए फेमस है, इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कपास के साथ साथ इसमें गन्ना तथा मूंगफली की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, मूंगफली की खेती की जाती है, इसमें मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग लाल मृदा की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, लाल मृदा की बात करते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं हम लोग लाल मृदा। अब देखिए लाल मृदा, या इसी को हम लोग लाल पीली मृदा भी कहते हैं। यह भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मृदा हो जाएगी। यह भारत की कौन सी मृदा, दूसरी सबसे प्रमुख मृदा हो जाएगी। यदि हम इसके वितरण की बात करें तो यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह देखिए इसका यदि मैपिंग की बात करें तो ये वाला क्षेत्र छोड़ दीजिए, और ये वाला क्षेत्र छोड़ दीजिए इस जगह, ठीक, और जितना भी इस जगह क्षेत्र बचा ये सब हो जाएगा लाल व पीली मृदा हो जाएगी। ये देखिए सही वाला जहाँ जहाँ निशान है ये हो जाएगा हमारा लाल व पीली मृदा हो जाती है। ठीक है, देखिए लाल व पीली मृदा हो जाएगी। ठीक, और देखिए इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत में भी ये जो क्षेत्र हो जाएगा वह लाल व पीली मृदा के अंतर्गत आती है। और इस मृदा की यदि प्रकृति की बात करें तो ये इस मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। हम कुछ देर पहले ही बता चुके हैं कि यदि मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होगी तो वह कृषि के लिए अनुपयुक्त होगी, लेकिन इस मिट्टी को हम उपजाऊ बना सकते हैं चूना मिलाकर। इसीलिए इसमें चूना मिला के इसे हम लोग उपजाऊ बनाते हैं। चूना यदि इस मिट्टी में मिला दिया जाए तो उसे हम लोग उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, इसका तो यदि स्टेट वाइज देख लें तो कहाँ कहाँ इसका वितरण हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, फिर तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना का कुछ भाग हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए और कहीं न कहीं कुछ भाग इसका पश्चिम बंगाल का भी आ जाएगा, और फिर पूर्वोत्तर का ये जो भाग आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा। इसके नीचे जितने भी स्टेट आते हैं सब आ जाते हैं लाल पीली मृदा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यदि हम लोग इसमें कुछ अन्य यदि इसके टॉपिक की बात करें, था यदि हम इसके रंग की बात करें तो इसका देखिए नाम ही है लाल व पीली मृदा। तो इस मृदा का जो सबसे ऊपरी परत होती है इसका रंग होता है लाल। लाल होने का कारण क्या होता है, लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है तथा इसका जो निचली परत होती है, इस मिट्टी का जो निचली परत होती है उसका रंग होता है पीला। तो पीला रंग क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। किस कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता है निचले परत का। तो यह था हमारा
लाल मृदा। अब हम लोग बात करते हैं लेटराइट मृदा की। लेटराइट मृदा, देखिए इस मृदा का जो अध्ययन सबसे पहली बार किया गया था वह किया गया था 1906 में बुकानन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बुकानन के द्वारा किया गया था। एक्चुअली इस मृदा का जो निर्माण होता है वह वैसे क्षेत्र में होता है जहाँ टेम्परेचर अधिक होती है और बारिश भी अधिक होती है, उसी क्षेत्र में जो है लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। अब देखिए ये देखिए इधर से जो मानसून आती है, इस मानसून के कारण इस क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में लेटराइट मृदा अधिक पाई जाती है। और ये वाला जो क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में भी बारिश अधिक होती है क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी इस जगह है। फिर इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है, जिस कारण से इस क्षेत्र में लेटराइट मृदा यहाँ भी पाई जाती है। और यहाँ देखिए असम का जो ये मेघालय का जो भाग हो गया, इस मेघालय भाग में भी जो है अधिक बारिश होती है, इसीलिए वहाँ भी लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाएगी? देखिए केरल के भाग में पाई जाती है, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का जो कुछ भाग हो गया उसमें पाई जाती है लेटराइट मृदा। फिर ये पश्चिम बंगाल का जो पश्चिमी भाग है उसमें पाई जाती है लेटराइट मृदा, और ये जो मेघालय का जो भाग हो जाएगा वहाँ पाई जाती है लेटराइट मृदा। अब देखिए लेटराइट मृदा जो है देखिए लेटराइट शब्द भी जो है वह लैटिन भाषा, कौन सी? लैटिन भाषा लेटर से लिया गया, और इस लेटर का अर्थ होता है ईट। लेटर का अर्थ क्या होता है? ईट होता है। एक्चुअली देखिए ये मृदा जो है पानी की उपस्थिति में मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है और सूखने के बाद पूरी तरह से टाइट हो जाता है, इसीलिए इस मृदा का जो उपयोग किया जाता है वह घर बनाने में किया जाता है। इसमें क्या जाता है? घर बनाने में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मिट्टी का उपयोग जो है ईंट बनाने में किया जाता है, तो लेटराइट मृदा का उपयोग जो है ईंट बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह लैटिन भाषा का एक शब्द लेटर से लिया गया और लेटर का अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। ठीक, अब देखिए यदि लेटराइट मृदा में बात करें कि कौन सी कृषि सबसे अधिक की जाती है, तो इसमें जो है मसालेदार कृषि की जाती है। मसालेदार कृषि की जाती है लेटराइट मृदा में। तो इस देखिए सबसे अधिक इसका लेटराइट मृदा का विस्तार कहाँ पर है? तो केरल में है। तो आप लोग ये भी बात सुने होंगे कि केरल को जो है मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अब यदि हम लोग कुछ अन्य मृदा की यदि बात कर लें, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त कि देखिए ये गुजरात का जो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इस क्षेत्र में भी जो है काली मृदा ही पाई जाती है। इस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। यदि हम लोग राजस्थान के इस वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा भी एक्चुअली उपजाऊ होती है यदि सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। और यह जो पर्वतीय भाग हो जाएगा भारत का सबसे उत्तरी भाग, इस भाग में जो है कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पर्वतीय मृदा पाई जाती है इस वाले भाग में। तो ये था हमारा भारत की कुछ प्रमुख मिट्टियाँ।